हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यानी कि आनुवंशिकता क्या होता है, वातावरण क्या होता है, आनुवंशिकता का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, बच्चे को किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। यानी कि ये मनोविज्ञान का कहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और रियल लाइफ में भी इसका हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग देखते हैं, रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो फ्रेंड, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि आनुवंशिकता की अवधारणा क्या है। अवधारणा का मतलब होता है फ्रेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आनुवंशिकता की अवधारणा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जीन्स द्वारा क्या होता है, संचरण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई गुण है, जो हमारी पूर्वजों से मिले हुए व्यवहार हैं, ठीक है, जो हम पूर्वज की तरह अपने व्यवहार करते हैं, ठीक है, या फिर पूर्वज की तरह हम दिखते हैं। पूर्वज कहने का मतलब ये है कि दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, ठीक है, अपने से बड़े जो कि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट कहने का मतलब कि जिससे खून का रिश्ता है आपका, ठीक है, उन्हीं लोगों का गुण आपके अंदर मिलता जुलता है, यानी कि बच्चे के अंदर मिलता जुलता है। ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा, हम भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी बच्चे थे। ठीक है, तो कैसे कहता है आदमी कि लड़की मम्मी पर गई है, चाहे लड़की पापा पर गया है, चाहे लड़का क्या है, मम्मी पर गया है, लड़का दादा पर गया है, लड़का, ये क्यों कहता है आदमी कि, यानी कि उसके अंदर अनुवांशिक गुण है। ठीक है ना, कि शारीरिक संरचना उसका उस तरीके का है जैसा उसके दादाजी, जैसे उसके पिताजी, जैसे उसके माताजी का है। ठीक है, समाज का आनुवंशिक क्या होता है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है भैया, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आनुवंशिकता के प्रभाव। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो बच्चे का कद काठी या फिर बच्चे का जो आनुवंशिक गुण होगा वो कैसा होगा, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो उसके जैसा कद हो सकता है। कद मतलब क्या होगा, कद मतलब यहाँ पर आपका जो लंबाई, हाइट, रंग, रूप, शारीरिक गठन, ठीक है, वृद्धि, ये सब चीजों को क्या करता है, आनुवंशिकता प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां आती हैं, होती हैं। आनुवंशिक बीमारियां बहुत सारी, जैसे हीमोफीलिया है, ठीक है, जैसे रानी विक्टोरिया का हुआ था, ये आनुवंशिक है। ठीक है, दूसरा है आपका वर्धानता, जैसे कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि लोग को दूर से वो कलर दिखाई नहीं, जैसा हरा को पीला दिखेगा, पीला को और हरा को लाल दिखेगा। ठीक है ना, तो ये आंखों में होती है और ये आनुवंशिक होती है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। रानी विक्टोरिया का जो हीमोफीलिया रोग हुआ था उसका खानदान खत्म हो गया। ठीक है, और ये पुरुषों में हीमोफीलिया पाया जाता है, या फिर ये जो वर्धानता होता है महिलाओं के अंदर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, ये कभी भी आपको पुरुषों में पाया जाएगा, क्योंकि पुरुष से ही ये खानदान चलता है, लोग कहते हैं ना। ठीक है, तो वो हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक तरह से, उसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अभी आया तो हम हीमोफीलिया और वर्धानता के बारे में आपको बता दिया, तो याद रखिएगा, कभी दूसरे एग्जाम में पूछ भी देता है कि हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, तो वो अनुवांशिक बीमारी है। कहती है अनुवांशिक, और वर्धानता कैसी बीमारी है, तो वो भी आपकी अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तीसरा नंबर पर है, बालक के अनुवांशिक गुण बालक की वृद्धि पर भी प्रभाव डालता है। हाँ, जैसे देखते हैं कि किसी के माता पिता क्या होते हैं, उतना हाइट नहीं रहता है, तो बच्चे का भी उतना हाइट नहीं बढ़ता है। लोग कहता है कि माइए बाबू नहीं खन लंबा, तो लड़का कहाँ से लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, गोडार्ड कहते हैं, गोडार्ड एक मनोविज्ञानी का नाम है, कि मंद बुद्धि के माता पिता का संतान मंद बुद्धि
सॉरी, मंद बुद्धि की तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि के होते हैं। ठीक है, ये गोडार्ड का कथन है फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये गोडार्ड का कथन है कि जिसके माता पिता क्या होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, उसके बेटा भी मंद बुद्धि का होगा। और तीव्र बुद्धि के, जैसे कहता है ना आदमी कि डॉक्टर का बच्चा है तो उसी तरीके का उसका वातावरण मिला है, और वातावरण भी मिल गया है, और उसके अनुवांशिक भी है कि माँ और पिताजी दोनों डॉक्टर हैं, उसके दादाजी भी डॉक्टर थे, तो बच्चा भी डॉक्टर बन ही जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक ही चीज देख रहा है बचपन से ही, तो वो बन जाएगा। उसी तरीके का मोटिवेशन मिल रहा है उसको, उसी तरीके का माहौल मिल रहा है, तो देख लेगा। और निर्धन परिवार में जो बच्चा रहता है, ठीक है, जो जिसके पिताजी उतना नहीं ये कर पाते हैं, तो बच्चा भी अब वो जैसा देखेगा वैसा ही ना सीखेगा। कहता है ना आदमी कि वातावरण का, अनुवांशिक, ये सब चीज बच्चे के ऊपर बहुत सारा चीज प्रभाव डालता है। ठीक है, हमारे बस का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, ये वातावरण और जो ये होती है, आप अच्छे दिखते हैं तो आपका उसमें 1% भी रोल नहीं है। ठीक है, आपकी खुशनसीबी है कि आपके माँ पिताजी और आपके पीढ़ी में कोई उस तरीके का पर्सनालिटी का है। ठीक है, तो आपको सारे पर्सनालिटी को मिलाकर आपका उस तरीके का व्यक्तित्व बनाया गया है। ठीक है, आपका हाइट नहीं, आपका हाइट छोट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में उसका आपका गलती है, ये गलती कहाँ है। ठीक है, ये तो अनुवांशिक आपका किस्मत है कि आप वैसे माँ पिता के संतान हो गए जिनका हाइट कम है। ठीक है ना, तो ये तो आपकी गलती नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। तो इस पर कोई खेद नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा हाइट ये है वो है। ये भगवान की बनाई हुई संरचना है। ठीक है, और इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चाहे अमीर गरीब, ठीक है, आपकी किस्मत थी कि आप गरीब घर में पैदा हो गए। ठीक है, तो ये भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर पर है बालक की मानसिक क्षमता। देखिए, बालक की मानसिक क्षमता उसकी अन्य क्षमताएं प्रभावित करती है। अनुवांशिकता, मानसिक क्षमताएं जैसे बताया अभी कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, ठीक है, निर्धन परिवार का बच्चा रहेगा तो उतना मानसिक क्षमता नहीं रहेगा। ठीक है, जिसके घर में कैसे कहता है कि शिक्षित घर का लड़का हमेशा शिक्षित ही रहेगा। ठीक है, तो वो उसका अनुवांशिक गुण है। ठीक है, वो उसके अंदर उस तरीके का है। देखिए मैक्सिमम यही होता है कि डॉक्टर का डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर। ठीक है, बड़े परिवार के लीडर का बच्चा लीडर, क्योंकि वो उसी तरीके से देखता है, उसके अंदर अनुवांशिक गुण उत्पन्न हो गया है। इसलिए मानसिक क्षमता क्या करता है, प्रभावित करता है। हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको विपरीत भी बताया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि डॉक्टर का बच्चा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका अनुवांशिक है। मूल शक्ति का मतलब होता है जो उसके मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है। ठीक है, जो उसको बचपन से ही मिलती है। ठीक है ना, बौद्धिक क्षमता है, ये सब मूल शक्ति के अंदर आएगी। तो थॉर्नडाइक का यही कहना है कि मूल शक्तियों का जो प्रधान है वो किसके कारण मिलता है, तो अनुवांशिकता के कारण ही मिलता है। सही बात है। देखिए उसके बाद देखते हैं 6 नंबर। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन माता पिता का संतान चरित्रहीन होता है, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ अनुवांशिकता को लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको वही बता रहा था कि हमेशा अनुवांशिकता ही जिम्मेवार नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे माता पिता हैं, लेकिन उसका बेटा या बेटी चरित्रहीन हो जाता है। ठीक है, चरित्रहीन यानी कि बहुत गलत सलत काम करने लगता है, तो वो उसके अनुवंशिकता नहीं, वो उसके वातावरण प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत अच्छे माता पिता हैं और उसको भेज दिए दिल्ली, किसी लड़की को भेज दिए हॉस्टल में दिल्ली पढ़ने के लिए, और हॉस्टल में दिल्ली जाकर और अपने जो भी है लड़का के साथ घूम रही है, जो भी कर रही है, और उसके माता पिता इस तरीके का नहीं, वो तो पैसा दिए हैं आपको पढ़ने के लिए और आप घूम रही है, तो वहां पर जाने पर उस तरीके का क्या हो जाता है, व्यवहार बन जाता है, उस तरीके का माहौल बन जाता है, और लड़के उसमें ढल जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अनुवांशिकता ही नहीं, क्या होता है, वातावरण भी उसका जिम्मेवार होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चरित्रहीन अगर माता पिता हैं तो उसके बच्चे भी चरित्रहीन होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक चीज को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है।
अब आते हैं वातावरण का क्या अर्थ है। देखिए, वातावरण को हम लोग पर्यावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं। और पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द से? यहाँ पर देखिए, परि प्लस आवरण, ठीक है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है, अर्थात मानव अपने आसपास जिसमें क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। परि प्लस क्या होता है? आवरण, ठीक है। आवरण मतलब घिरा हुआ, परि मतलब परिवेश, ठीक है। परि मतलब क्या? परिवेश। आवरण मतलब घिरा हुआ, अपने परिवेश में चारों तरफ घिरा हुआ है। जैसे कि जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि, ये सब क्या है? ये सब हमको घेरे हुए हैं, ठीक है। इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है, और नहीं ये हमारे बिना रह सकता है, ठीक है। एक दूसरे पर हम लोग डिपेंड है, ठीक है। एक दूसरे पर इंसान भी डिपेंड है और जानवर भी हम लोग पर डिपेंड है, तो हम लोग भी जानवर पर डिपेंड है। पेड़ पर हम लोग भी डिपेंड है, पेड़ हम लोग पर ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती है, बल्कि वातावरण को विस्तृत रूप से देखा जाता है तथा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से प्रभावित होता है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप, ठीक है, रंग पर भी रंग पर भी पड़ता है। जैसे देखिए, वातावरण का मतलब सिर्फ जो हम लोग घिरे हुए हैं उससे नहीं, जैसे हमारा सामाजिक परिवेश पर ही पड़ता है। जैसे कि देखिए, हम लोग बिहार में रहते हैं, तभी छठ पूजा का समय है, ठीक है। तो हमारा उस तरीके का परिवेश है, हमारा उस तरीके का संस्कृति है, हमारा इमोशन है छठ पूजा, ठीक है। और हम लोग छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग बहुत एक बहुत पावन पर्व के रूप में मनाते हैं, देख, ठीक है। तो उस तरीके का हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग हिंदी भी बोलते हैं। हम लोग कहीं कहीं जगह पर, ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर हिंदी भोजपुरी दोनों नहीं चलता, तो अंग्रेजी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके का वातावरण है। मान लीजिए कि यहाँ से चले गए तमिलनाडु और तमिलनाडु जाके भोजपुरी में बतिया रहे हैं, तो हो गया ऐसा? नहीं होगा। तो वहाँ पर जैसा समाज वैसा हम लोग समाज के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृति, ठीक है, क्या होता है? संस्कृति। हमारी संस्कृति, बिहार की संस्कृति अलग है, दिल्ली की संस्कृति अलग है, तमिलनाडु वालों की अलग है, ठीक है। हमारी आर्थिक स्थिति भी आपको क्या करता है? वातावरण को दिखाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ठीक है। जैसे बिहार में बहुत सारी कंपनियां नहीं है, ठीक है ना, और बहुत सारी कंपनियां लग भी नहीं सकती हैं। लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी नहीं लगा सकते, जितना हम लोग समुद्र के किनारे कंपनियों को लगा सकते हैं, समुद्र के किनारे कंपनियों को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी स्टेट की आर्थिक स्थिति भी इस पर ही डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना सुविधाएं हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी वातावरण के अंदर आता है। जैसे तमिलनाडु वाले हैं, तो तमिलनाडु वाले, केरला वाले हैं, तो वो लोग समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, उनके पास तट है, ठीक है। तो वो लोग अपना उधर से अपना बिजनेस कर लेते हैं या फिर विदेशों से भी कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग के पास शिप है, ठीक है। ये सब चीजें, ये आर्थिक स्थिति भी एक तरीके से वातावरण पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि बिल गेट्स को जन्म लेने के लिए, बिल गेट्स कभी भी भारत में नहीं हो सकता था, तो उसका जन्म अमेरिका में ही होगा, ठीक है। बिल गेट्स बनने के लिए आपको क्या करना है? कभी भी वो अमेरिका में जाए, क्योंकि वहां पर सुविधाएं हैं। वहां पर सुविधाएं को प्रयोग करके क्या किया जा सकता है? वहां पर अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। यही तो होता है वातावरण, ठीक है। तो जैसा वातावरण रहेगा, हम लोग उस तरीके का व्यवहार सीख जाते हैं, ठीक है। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप रंग पर भी पड़ता है। शारीरिक रूप रंग पर कैसे पड़ेगा? देखिए, जैसे कि जो तमिलनाडु वाले हैं, उनका देखिएगा, उनका फेस का कलर देखिएगा, ठीक है, वो कैसे दिखता है? थोड़ा मतलब उनका डार्क कलर होता है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, तो वहाँ के लड़के लड़कियां जो भी हैं, थोड़े लंबे लंबे, पहाड़ी इलाके के लड़के लंबे लंबे, सुंदर, गोर, ठीक है, इस तरीके का होता है। यानी कि ठंडे प्रदेशों के जो बच्चे होते हैं, वो आपको सुंदर होंगे, गोर होंगे, अच्छा होंगे, ठीक है। और जो थोड़ा गर्म प्रदेश के लोग होते हैं, उनके जो स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है? वो डार्क होता है, ठीक है। तो वो वातावरण के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है, कि कैसा वातावरण है, ठीक है। इंग्लैंड का लोग कैसा होता है? इंग्लैंड का लोग एकदम बहुत गोरा होता है। रशिया का लोग बहुत गोरा, लंबा, ठीक है, सुंदर, ठीक है। लेकिन यही केन्या का लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सब लोग
किस तरीके का होता है, बहुत ही काला होता है लोग, ठीक है। तो ये वातावरण के ऊपर ही सब चीज निर्भर करता है कि आपका शारीरिक रंग रूप ये सब कैसा होगा। शारीरिक लक्षण आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, ठीक है। शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं ना आपके, वो आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है कि आपको, आप किस वातावरण में रहते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे बोलना मातृभाषा हमारा है, ये सब क्या है, वातावरण का ही तो प्रभाव है। अगर हम अमेरिका में जन्म लिए रहते तो अंग्रेजी में नहीं बतियाते हैं, चाहे वहाँ के लिए इंग्लैंड में जन्म लिए रहता था, इंग्लैंड अंग्रेजी हमको सीखना पड़ता है, इतना दिक्कत होता है अंग्रेजी बोलने में, जैसे बिहार के लोगों को होता है, ठीक है। तो वो एक इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, लैंग्वेज है वो, ठीक है। जहाँ जन्म लेंगे वहाँ का लैंग्वेज सीखना ही है हमको, ठीक है। तो वो हमारा वातावरण के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से रहना है, ठीक है। वातावरण व्यक्तित्व के चहुमुखी या सर्वांगीण, चहुमुखी का मतलब होता है चारों तरफ से, ठीक है। चहुमुखी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से। सर्वांगीण का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, यानी कि सभी तरीके से विकास डालता है, ठीक है। वातावरण जैस कहता है आदमी, एगो हम लोग के भोजपुरी में कहा होता है कि लड़का के पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ, यानी कि शहर का माहौल जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि गांव से तो अच्छा ही होता है, ठीक है। गांव से बच्चा भले पढ़ेगा नहीं तो कुछ कुछ बहुत सारी चीजों को सीख कर अपना जीवन तो चला ही सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, ठीक है। चाहे कॉन्फिडेंस रहता है, किसी के सामने बात कर पाएगा, बोल पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर सीख जाता है अपने आप, वो वातावरण की वजह से। बालक का व्यवहार काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है, सही बात है। हमारी जो व्यवहार है, हमारा तरीका है बात करने का, किससे कैसे, बड़ों से छोटों से कैसे भी व्यवहार करना चाहिए, वो वातावरण ही तो सिखाता है, ठीक है। जैसा वातावरण में, जैसे गाली गलौज कोई बच्चा करता है तो उसका उस तरीके का वातावरण है, उसका घर का परिवेश का उस तरीके का वातावरण है, उसके घर के परिजन भी गाली देते होंगे, या फिर उसके जो जहाँ पर रहता है वो भी गाली गलौज से बतियाते होंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से प्रभाव डालता है, ठीक है। रहन सहन, हमको कैसे रहना चाहिए, देखिएगा भारत के राज्य में ही कितना ज्यादा विविधता है। जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। तो हर लोग, जैसे राजस्थान का, असम का, बिहार का, हरियाणा का, अलग अलग खान पान, ड्रेस व्रेस सब अलग होता है। तो ये वातावरण की वजह से होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है कि बालक पर वातावरण के कुछ प्रमुख प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। देखिए, जिस वातावरण में रहेंगे उस तरीके का मानसिक विकास होगा ही। अभी बता रहे थे कि मानसिक और शारीरिक दोनों पर वातावरण का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। रंग रूप, कद काठी सब पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानसिक प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अभी उसमें बता दिए हम कि जैसे उत्तराखंड का बच्चा लंबा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार का थोड़ा सा मीडियम स्टेज का, मीडियम होता है। पहाड़ी इलाके के बच्चे लंबे होते हैं, गोरे होते हैं। या फिर जम्मू कश्मीर में बच्चे गोरे होते हैं, या हमारे साउथ के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, वहाँ के थोड़े बच्चे का स्किन जो होता है डार्क होता है, वहाँ के महिलाओं का स्किन डार्क होता है, ठीक है। बुद्धि पर वातावरण का, मैंने कहता है ना आदमी कि जैसन संगत में रहिएगा वैसा ही सीखिएगा, यानी कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाता है, यानी कि जैसा संगत वैसा बुद्धि, ठीक है। स्वास्थ्य पर, हाँ, अब हम ऐसे जगह पर रहते हैं, जैसे अभी आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, बच्चों का स्कूल वहां पर बंद हो गया है, ठीक है। तो क्यों बंद हो रहा है, स्वास्थ्य की वजह से, ठीक है। स्वास्थ्य खराब हो रही है, प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इतनी ज्यादा वहां पर डिस्टेंस हो गए, सॉरी, इतने ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन हो गई है, इतना ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं कि वो दिल्ली का पूरा प्रदूषण फैला हुआ है, इन्वायरमेंट पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए स्कूल को बंद करना पड़ रहा है 10-15 दिन के लिए, धीरे धीरे करके खुलेगा, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य पर भी वातावरण, तो दिल्ली का उस तरीके का परिवेश बना दिया गया है, वातावरण है, ठीक है। तो वो स्वास्थ्य पर भी क्या करता है, व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व मतलब होता है हमारा पर्सनालिटी, ठीक है ना, हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, ठीक है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे कार्य करना है, किनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, ये हम सब पर्सनालिटी के अंदर रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के सामने हम अपना व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, पर्सनालिटी हमारा हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है, कोई हमारे बारे में किस तरीके की सोच रखता है और हम किसी के बारे में कैसा सोच रखते हैं, ये हमारा व्यक्तित्व के अंदर आता है। ठीक है, 6 नंबर है आपका संज्ञानात्मक विकास पर। हाँ, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है विकासात्मक विकास, यानी कि विकास हमारा बुद्धि जो है वो किस तरीके से विकास कर रहा है, हमारी सोच कैसे विकास कर रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। जैसे कि हम लोग अभी पियाजे के सिद्धांत में भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में फुल एनालिसिस किए हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास आपको उतना समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते हैं संज्ञानात्मक विकास, जो भी चीजें हमारे दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाती है उसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास यानी कि हमारी भावना, हमारी इमोशन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, संवेग का मतलब होता है इमोशन। ठीक है फ्रेंड, संवेग का क्या मतलब होता है, इमोशन मतलब होता है हमारी भावनाएं किसी के प्रति कैसी है, किसी के प्रति हम कितना भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, कैसा जुड़ाव महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीजें वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि फैमिली में बहुत लोग रहते हैं और फैमिली के लोगों से तो हमारी जाहिर सी बात है जुड़ाव हो जाएगी। दूसरे के कहीं दूसरा फ्रेंड हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ भी क्या होता है, जुड़ा हो जाता है, तो वो हमारे वातावरण की ही ना पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग का वातावरण भी डिपेंड करता है कि कैसा हमको वातावरण मिला है, तो हम लोग को उन्हीं लोगों की तरह क्या होगा, हमारा व्यवहार होगा और उन्हीं लोगों से हम लोग क्या करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब भाषाई विकास, भाषाई जैसे बताया कि अगर हम जाहिर सी बात है कि हम बिहार में रहते हैं, भोजपुरी बोलबे करब जा, बिना भोजपुरी के तो काम चले वाला बा ना, तो भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, तो हमारी भाषाई विकास हमारे परिवेश में रहने की वजह से हुई है। हम भोजपुरी में बोलते हैं, हम मगही में बोलते हैं, हम मैथिली में बोलते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, हम गुजराती बोलते हैं। तो ये भाषाई विकास हमारे वातावरण के ऊपर, गुजरात में जन्म लिए रहते तो गुजराती बोलते हैं, हमारा वातावरण ही वैसा होता है। लेकिन हम लोग हम बिहार से हैं तो हम भोजपुरी बोलेला। ठीक बा ना फ्रेंड, ठीक बा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को बढ़ाने में आप सभी का सहयोग चाहिए फ्रेंड। सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करवा दूंगा, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है, चैनल का नाम से ही लर्निंग विथ प्रकाश। ठीक है फ्रेंड, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और सारे टॉपिक्स को मैं क्या करता हूँ, जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसका जो पीडीएफ होता है, मैं यही लर्निंग विद प्रकाश जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं सामाजिक विकास, जैसा समाज वैसा व्यवहार। ठीक है, तो ये भी हमारा वातावरण पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, समायोजन क्षमता, समायोजन मतलब होता है घुलना मिलना। ठीक है ना, समायोजन का क्या मतलब होता है, समायोजन का मतलब होता है घुलना मिलना। ठीक है, घुलना मिलना, घुलना मिलना का मतलब ये होगा कि वातावरण के साथ अपना तालमेल बैठाना। ठीक है फ्रेंड, वातावरण के साथ क्या होना है, अपना तालमेल बैठाना। जैसे कि बहुत सारे लड़का होता है, चाहे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि तुरंत अपनी एडजस्टमेंट बैठा लेती हैं। जैसे ट्रेन में जाते जाते तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ। ठीक है, आराम से दिल्ली जाना है, आपको भी दिल्ली जाना है, हाँ ठीक है चलिए दिल्ली तक तो साथ दीजिएगा ना, तो हाँ ठीक है बिल्कुल साथ देंगे। ठीक है, तो यही समायोजन क्षमता होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है आनुवंशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षणिक महत्व क्या है, यानी कि शिक्षण में इसका क्या महत्व है, आनुवंशिकता और वातावरण का। ठीक है, देखिए बालकों की शिक्षा में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है, यानी कि दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता और वातावरण का भी। बालक की यदि आनुवंशिकता अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया, तो उसका शैक्षणिक विकास ठीक ढंग से तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे का माता और पिता दोनों डॉक्टर है, लेकिन वो जिस स्कूल में जाता है वो स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है,
उस स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे अच्छे नहीं हैं, उस स्कूल का टीचर का लैंग्वेज सही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे का विकास उतना अच्छे तरीके से नहीं हो नहीं हो पाएगा फ्रेंड, ठीक है। यदि बालक प्रारंभ से अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहाँ बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो कि एनईपी 2020 हमारा कहता है कि बच्चों का क्या करना है, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एनईपी तो हमारा यही कहता है। तो वैसे ही जब शुरू से ही बच्चा क्या करेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा उसका, ठीक है, निश्चित रूप से उसका विकास होना ही है। वर्तमान में व्यक्तित्व की महत्ता अधिक है, उसके अंतर्गत व्यक्ति की सिर्फ सुंदरता नहीं, अभी व्यक्तित्व के बारे में आपको बता रहे थे कि सिर्फ सुंदरता को व्यक्तित्व नहीं कहते हैं, ठीक है, उसके गुणों, विचारों, चिंतन, तार्किक क्षमता, यानी कि बहुत लोग कह देते हैं कि अरे क्या पर्सनालिटी है, किसी सुंदर लड़का या लड़की को देखे तो वो पर्सनालिटी कुछ नहीं होता है, वो उसका शारीरिक ढांचा है, अच्छा शारीरिक ढांचा है, अच्छा शारीरिक संरचना है, बस यही इतना ही होता है। पर्सनालिटी का एक्चुअल मतलब होता है कि उसके विचार, चिंतन, तर्क करने की क्षमता, व्यवहार आदि, ये सब चीज पर्सनालिटी के अंदर आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो टेस्ट लिया जाता है तो उसमें ये सारी चीजों को देखा जाता है। जैसे इंटरव्यू में कभी भी सुंदरता उतना मायने नहीं रखता है, हल्का फुल्का मायने रखता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं। जब तर्क करने की क्षमता, आपकी विचार और आपकी चिंतन करने की क्षमता लाजवाब होगी ना, तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि गजब का पर्सनालिटी वाला आदमी है, यानी कि बहुत अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व है, ठीक है। यही वजह है कि शिक्षक, स्कूल आदि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूल में शैक्षणिक चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा शैक्षणिक चीजें, यानी कि शैक्षणिक चीजें में आ जाएंगी व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में चेंजिंग लाना है। जब बच्चे का उम्र बढ़ता है तो हमारे सामने ही तो बढ़ता है, जब हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो हमारे सामने ही तो बढ़ता है बच्चे का उम्र, ठीक है। तो वो जो शैक्षणिक चीजें हैं, प्लांटेशन, व्यवहार, आचरण, ये सब चीजें, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें सिखाना भी तो हमारी ही जिम्मेवारी है, यानी कि हम टीचर जब बनने जाएंगे तो वो तो हमारी ही जिम्मेवारी होगी, ठीक है। तो स्कूल और शिक्षक की अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विवादित प्रश्न यह है कि बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम, कभी कभी अनुवांशिकता को वंशानुक्रम भी लिख देता है, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है, ठीक है। महत्व अधिक है या वातावरण का, इस विषय को लेकर दोनों पक्षों के विद्वानों ने अपने अपने पक्षों में समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रयोग तथा अध्ययन किए हैं। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात यह भी भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी मैं पहले ही बता रहा था कि एक बच्चे के विकास में क्या होता है कि अनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही अपना अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये कभी भी हम माप नहीं सकते कि 50% वातावरण और 50% अनुवंशिकता, ठीक है। तो ये हम कभी भी क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, कौन कितना ज्यादा हो जाए ये कभी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि 90% आपका अनुवंशिकता और 10% वातावरण, कभी कभी 10% वातावरण, 90% अनुवंशिकता, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, कभी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, ठीक है, लोग मार दिया है 50-50, तो वो 50-50 वाला नहीं होता है, ठीक है, गलत है, ठीक है। इसलिए शिक्षा देते समय वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ध्यान में रखा जाता है। अत्यंत आवश्यक है वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से शिक्षक शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना, ठीक है। यानी कि जो भी शिक्षक शिक्षार्थी, मतलब कि जो बच्चे और जो शिक्षक है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करें, समझे और वातावरण और आनुवंशिकता के तौर पर ज्ञान दे, और उनके दोनों पृष्ठभूमियों को समझ के और बच्चे का जब विकास में अपने योगदान देंगे शिक्षक, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का विकास हो पाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, यानी कि बच्चे सर्वगुण संपन्न हो पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है वंशानुक्रम का महत्व क्या है। तो वंशानुक्रम का महत्व है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण
शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। शारीरिक विभिन्नता कहें कि जैसे कि देखिए, पूरे वर्ल्ड में हम लोग सब लोग मानव हैं, ठीक है, और हर एक मानव का फेस अलग अलग होता है। क्यों होता है? उसका कारण है आनुवंशिकता, ठीक है। एक जैसा आदमी देखें आप लोग, एकदम सेम टू सेम आपके जैसा हो, यहाँ तक जुड़वा भाई भी रहता है ना, तो उसका ब्लड ग्रुप से सेम नहीं रहता है, ठीक है। शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। एक भाई हो तो एक पतला हो जाता है, एक मोटा हो जाता है, ठीक है। एक छोटा हो जाता है, एक लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता के कारण होता है, मैंने कि शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। बालक के शारीरिक विकास का उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शारीरिक विकास पर उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास तथा व्यक्तिक भिन्नता को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा की प्रभाव पड़ने का मतलब है कि बहुत सारे जैसे प्रोफेशन है जिस पर कुछ एलिजिबिलिटियां होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पुलिस में जाना है, ठीक है, तो मान लीजिए शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाया तो पुलिस में आप जा नहीं पाइएगा, तो उस तरीके का आप शिक्षा ही नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखकर भी शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए कि अभी से ही तुमको क्या करना है, ठीक है, अभी से ही किस डायरेक्शन में तुम्हारा दिमाग जा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके उस चीजों को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं कि हर एक बच्चे में, हर एक इंसान में क्या होता है, अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में की जन्मजात क्षमता और गुणों में अंतर होता है, ठीक है। हर एक बालक में एक ही चीज है, हर एक बालक में क्या होता है, जन्मजात क्षमता और गुणों में अंतर होता है। वो भी किसके कारण होता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आनुवंशिकता के कारण। शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार ही सीखने की योग्यताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भिन्नता के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में यही अंतर है। पहले की शिक्षा में बच्चों के भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे अर्जुन के समय में वहां पर बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान में नहीं, एक गुरुजी होते थे, कुटिया में पढ़ाते थे और सबको एक ही शिक्षा दे दिया जाता था। उसका उम्र, उसकी क्षमता, उसका इंटरेस्ट, ये सब नहीं ध्यान में रखा जाता था, ठीक है। जो पहले की शिक्षा होती थी, जो हमारे कुटिया उटिया में पढ़ाया जाता था, पुरानी शिक्षा प्रणाली जो थी। लेकिन न्यू शिक्षा प्रणाली जो है ना, वो बाल केंद्रित है, बच्चों को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चों के बौद्धिक क्षमता को देखकर पढ़ाया जाता है, बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमता को देखकर पढ़ाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो न्यू शिक्षा और पुरानी शिक्षा प्रणाली में यही अंतर है, ठीक है। और न्यू शिक्षा प्रणाली से हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को अभी की स्थिति के हिसाब से, उसकी बौद्धिक स्थिति के हिसाब से, उसकी संज्ञानात्मक स्थिति के हिसाब से, ठीक है। और यही चीज तो हमको ट्रेनिंग में पढ़ना है, ठीक है। अभी सीटेट में चाहे जितना भी टीचिंग एग्जाम है, वो सारे टीचिंग एग्जामिनेशन में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। यही पढ़ रहे हैं हम लोग, जन्मजात क्षमता क्यों होती है, आनुवंशिकता के कारण। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षक पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का यही मतलब कि धर्म होना चाहिए कि वो सबसे पिछड़ा बालक को ध्यान में रख के पढ़ाए, यानी कि सबसे कमजोर बालक जो है ना आपके क्लास में, उसको ध्यान में रख के पढ़ाए। वो अगर बच्चा को पढ़ा दिया तो वही जो हमारा शिक्षक होगा एक गुणवान शिक्षक माना जाएगा, ठीक है। तेज बच्चे को तो सब कोई पढ़ा देता है, लेकिन जो मंद बुद्धि बच्चे को पढ़ाकर और उसको एक काबिल बना दे, एक लायक बना दे, उसको हम लोग एक्चुअल टीचिंग मेथड का अपना प्रयोग करके उसी को हम लोग एक्चुअल गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है फ्रेंड। ये नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और आप लोग के लिए ही बनाया है, ठीक है। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड, ठीक है। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो देता रहूँगा। अभी तो पूजा वूजा का समय चल रहा है तो थोड़ा 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन फिर जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा, चाहे वो आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, या फिर हिंदी हो, मैथ का पेडागोगी हो, ठीक है।
और जीएस का भी सोच रहा हूँ कि 6 to 8 में जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, जीके जीएस, जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साइंस, तो वो सभी करवाने की कोशिश में भरपूर करूंगा आप सभी के लिए। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं देखते हैं पॉइंट 4 क्या कहता है कि वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, देखिए वंशानुक्रम यानी कि अनुवांशिकता, वंशानुक्रम को हम अनुवांशिकता ही बोलेंगे। ठीक है, कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास में अपना योगदान दे सकता है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग शारीरिक विकास होगा तो अलग अलग फील्ड में अपना अपना कार्य को संपन्न करेगा बच्चा। ठीक है, कोई बच्चा लंबा है तो कुछ और काम करेगा, कोई बच्चा उतने कैपेबल नहीं है तो कुछ और काम करेगा, यानी कि वो अपना एक योगदान दे सकता है विकास में। ठीक है, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे बौद्धिक सांस्कृतिक कोई भी विकास हो। ठीक है, अब आइए, वंशानुक्रम से बालकों में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जिनमें से कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से अवांछित होती है, अवांछनीय होती है। अवांछनीय मतलब जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अस्वीकार्य, अवांछनीय का मतलब होता है अस्वीकार्य होता है। ठीक है, जिसके कारण वह समाज में अशिष्ट व्यवहार करता है। अशिष्ट का मतलब होता है कि बिना शिष्टाचार का, शिष्ट मतलब शिष्टाचार से कनेक्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, माने कि अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो भी वंशानुक्रम के कारण। जैसे कि किसी माता पिता के कोई भी ऐसा पेरेंट्स है उसके जो कि बहुत बदमाश प्रवृत्ति के हैं, तो वही बच्चा वो अपने घर से सीखेगा और वो भी क्या होगा, बदमाश प्रवृत्ति का ही होगा। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि चरित्रहीन माता पिता के बच्चे चरित्रहीन होते हैं, तो वैसे ही बदमाश माता पिता के बच्चे भी क्या होते हैं, बदमाश ही होते हैं। ऐसी दशा में शिक्षक बालक की अवांछनीय प्रवृत्ति पर ध्यान देकर उसकी उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसको भी जब विद्यालय, अब भाई समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा जाता है कि हर एक बच्चों को आपको क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, और हर एक बच्चे का पढ़ने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन के तहत आपका 21 हमारा संविधान ये अधिकार देता है। ठीक है, तो अवांछनीय प्रवृत्ति जो स्वीकार योग्य प्रवृत्ति नहीं है तो उसको चेंज करना है, उसको सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करके कि समाज में देखो ये हो जाएगा, जैसे भी मोटिवेट करके शिक्षक बन रहे हैं तो उसको क्या करना है, बच्चे को सिखाना हमको कि ये गलत चीजें हैं और गलत चीजें का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं। ऐसे बालकों को सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब कि डिसेबिलिटीज, ठीक है ना, तो उनको हमें सहानुभूतिपूर्ण क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे विकार जो कि वो खत्म ही नहीं हो सकते, जैसे कि आंशिक रूप से देख नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है, सुन नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है, या फिर पैर से थोड़ा मतलब दिव्यांग हो गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग सहानुभूतिपूर्ण पढ़ाएंगे। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट कह रहा है कि शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधी नियम हो, जैसे समानता। ठीक है, समय से शिक्षा के अंदर समानता आता ही है, भिन्नता, अलग अलग बच्चे में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, प्रत्यागमन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे एक जैसे हों। ठीक है, कि नियमों के पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बालक की भावना ग्रंथियों से बचाया जा सके। ठीक है, जो भी भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न होती है, मतलब कि बुरी भावनाएं, उसको उससे बचाया जा सके। उदाहरण स्वरूप मैंने उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत हमेशा पूछता है। ठीक है फ्रेंड, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है, बताता है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बालक सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा भी डॉक्टर हो। यही होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको। ठीक है, इसके ज्ञान से शिक्षक यह नहीं कह सकता है कि तुम्हारे पिता तो प्रतिभाशाली हैं तो तुम मंद बुद्धि के हो। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को स्कूल में जाता है बच्चा तो कह देता नहीं, अरे तुम्हारे पिताजी इतने बड़े पोस्ट पर है और लड़का ऐसा। ठीक है, तो ये नहीं कहना चाहिए।
इसमें बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, और वो बहुत कुछ सोच भी सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत। पीछे पीछे बोलिएगा, क्या कहते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। ये पूछता है इसलिए इतना रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार निर्दोष बालक भावना ग्रंथियों के शिकार होने से बच जाएगा। यानी कि वही ना कह रहे हैं कि भाई बच्चे की क्या गलती है, जरूरी नहीं है कि वैसे माता पिता के बच्चे जो कि प्रतिभाशाली माता पिता हो और उसके बच्चे मंद बुद्धि नहीं हो सकते हैं या फिर तीव्र बुद्धि ही हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें से बचना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये भी कहता है कि जरूरी नहीं है ना कि मंद बुद्धि गार्जियन के बच्चे, मंद बुद्धि पेरेंट्स के बच्चे जो होंगे वो मंद बुद्धि के होंगे, वो तीव्र बुद्धि के भी हो सकता है। यानी कि ये उल्टा होता है एक तरह से, ठीक है ना। क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है, समझ गया। 8 नंबर क्या कहता है कि ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों में मानसिक स्तर श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है, ठीक है। देखिए, जो बच्चे गांव में रहते हैं और जो बच्चे शहर में रहते हैं, अभी बताया था ना, एक कहावत बताया था हम लोग यहाँ भोजपुर में, मतलब बिहार में बोला जाए कि लड़के का पढ़ाओ ना तो शहर में बसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वही देखिए सटीक बैठ गया यहाँ पर हम लोग का, ठीक है, कि ग्रामीण इलाके के बच्चों से जो शहरी इलाके के बच्चे हैं उनका जो मानसिक क्षमता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसलिए श्रेष्ठ होता है ना क्योंकि उसका वातावरण भी वैसा है और उसके माता पिता भी कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं, ठीक है। तो माता पिता की अनुवांशिकता भी वैसी है, ठीक है। माता पिता का जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी वाला जो गुण है, अनुवांशिक गुण है, वो बच्चे में जाता ही है, ठीक है। वीजमैन का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे का जो माता पिता का गुण है वो क्या होता है? एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। शिक्षक इस बात को जानकर अपनी शिक्षा को बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप बना सकता है, ठीक है। तो अगर क्योंकि हर एक पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे आपके विद्यालय में, तो हर एक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना है, ग्रामीण इलाके से भी, शहरी इलाके से भी, ठीक है। बहुत सारा बच्चा गांव से उठ के शहर में चला जाता है और शहर में पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे का जो गार्जियन पेरेंट्स होते हैं वो शहर में कमाने आ जाते हैं, तो वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके स्कूल में भेजेंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज को ध्यान में रखकर क्या करना है? शिक्षा देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वातावरण का क्या महत्व है, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं वातावरण का महत्व क्या है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव विकास को समान रूप से प्रभावित करते हैं, अतः बालक की शिक्षा में उसके वातावरण का अध्ययन करना भी नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब बहुत आवश्यक है। विकास के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित होते हैं, किंतु गुणों की संपूर्ण उन्नति और विकास का वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। बच्चे का जो गुण होते हैं, जो उन्नति होते हैं, जो उसका विकास होता है, वो क्या होता है? उसके वातावरण पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। जरूरी नहीं है ना कि अगर अनुवांशिक रूप से बढ़िया है ना तो बढ़िया ही होगा, वातावरण खराब मिल गया तो खराब हो जाएगा, ठीक है। और वातावरण बढ़िया है तो आराम से बच्चों का दिमाग को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग टार्जन की कहानी सुने हैं कि बचपन में ही एक बच्चे को वो भेड़िया उठा कर लेकर चला जाता है और बच्चे हम लोग का भाषा नहीं सीख कर क्या करता है? वहां पर सीख जाता है पूरे जानवर उनवर का भाषा से, या जानवर के फीलिंग्स को भी क्या करता है? बच्चा समझने लगता है। और जब बड़ा होता है बच्चा तो उन लोगों के बीच ही घुल मिल जाता है, ठीक है। तो वो वातावरण है एक तरह से, ठीक है। अब आइए, बालक पर अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र का प्रभाव पड़ता है। ये वातावरण का इफेक्ट है। अध्यापकों के समस्त स्थानों का वातावरण के ध्यान में रखकर उचित निर्देश देना चाहिए, ठीक है। यही पॉइंट है। आगे देखते हैं। सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण, सृजित मतलब होता है रचनात्मक, ठीक है ना। यानी कि जहां पर बच्चे कुछ कर सके, कुछ बना सके, कुछ निर्माण कर सके। कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होता है, ठीक है ना। यानी कि
कोई बालक होता है जो कि रचनात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस कारण उनका इस गति में दिशा अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। यानी कि जिसको निर्माण करने में मन नहीं लग रहा है, जिसको सृजनात्मक वातावरण में मन नहीं लग रहा है, तो अब हमको समझना है कि और किस चीज में उसको मन लग रहा है। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग करवाएंगे उसको शिक्षा। ठीक है, उनके विकास के लिए अलग से विद्यालय शैक्षणिक शैक्षणिक व्यावसायिक निर्देश की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी तरीके का ज्ञान और शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय में अनुकूल और शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु पुस्तकालय और खेल कूद व्यायाम आदि सुविधाएं दी जानी चाहिए। इससे बालकों की रुचियां मूल प्रवृत्तियों तथा अन्य स्वाभाविक आवेगों में क्या होता है, समायोजित ढंग से विकास होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी मूलभूत आधारभूत चीजें हैं स्कूल में, खेलकूद, फील्ड, व्यायाम की सुविधा, ठीक है, वो सब चीज दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर रुचि, उसके मूल प्रवृत्ति जो भी उसको चाहिए बेसिक चीजें, वो मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है। यानी कि जब भी बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने विद्यालय के हम साथी यानी हम उम्र के बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है ना, यानी कि अपने आप को वातावरण के साथ मिलाना पड़ता है, घुलना मिलना पड़ता है। ठीक है, तो वही समायोजित स्थापित करना पड़ता है। इस बात की जानकारी रखने वाला अध्यापक विद्यालय को समाज का छोटा रूप मानकर छात्रों को समाज के वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए शिक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, तो विद्यालय एक क्या है, समाज का छोटा रूप ही है। यानी कि हर एक समाज से बच्चा आता है ना, तो हर एक पृष्ठभूमि से जब बच्चा आएगा तो हर एक समाज की चीजों को भी लेकर आएगा। हर एक ऐसी चीजों को लेकर आएगा बच्चा जहां पर विविधता पाई जाएंगे। यानी कि एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी पाया जाएगा, लेकिन टीचर को कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रहता है। टीचर एक समावेशी तरीके से सोचता है, उसका सोच क्या होता है, समावेशी होना चाहिए। टीचर का जो सोच होगा वो बिल्कुल ही निष्पक्ष होगा, कहीं भेदभाव नहीं करेगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, छोटी कास्ट से आता हो, बड़ी कास्ट से आता है, ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वो हर एक समाज से बचेगा तो उसको समाज मानकर चलना है, यानी कि छोटा समाज मानकर चलना है, और उसी तरीके से क्या करना है, व्यवहार करना है बच्चों के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शैक्षणिक उपलब्धियों पर बालक के व्यक्तित्व और स्वभाव पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। सही बात है, जब भी बच्चे का शैक्षणिक उपलब्धि होगा, ठीक है ना, शैक्षणिक उपलब्धि कहने का मतलब ये होता है कि जो बच्चे का उपलब्धि होगा, अचीवमेंट होगा, ठीक है ना, एजुकेशनल अचीवमेंट इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और बालक व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी और स्वभाव, ठीक है ना, उसका व्यवहार, वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण में बच्चा रहेगा उसी वातावरण में वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। ठीक है, यह बात मनोविज्ञान के ह्यूमन तथा फीमेन, नाम याद रखिएगा, ह्यूमन तथा फीमेन के द्वारा जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है। देखिए इसका कहानी ये है ना कि दो जुड़वा बच्चा होता है, ठीक है, और दोनों बच्चे को एगो को गरीब फैमिली में और एगो को संपन्न फैमिली में रखा जाता है। तो वहां पर अध्ययन में यह पता चलता है कि जो संपन्न फैमिली में बच्चा था उसका बौद्धिक क्षमता जो होता है ना, वो काफी गरीब फैमिली जहाँ पर सुविधाएं की कमी थी उससे अच्छा होता है। ठीक है ना, और जो जहाँ पर सुविधाएं की कमी वाली जो बच्चे जहाँ रहते थे, जहाँ रहता था वो बच्चा, उसका बौद्धिक स्थिति थोड़ा उतना नहीं हो पाता है, होता है लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है। और संपन्न परिवार का जो बच्चा रहता है, यानी कि दोनों भाई ही रहता है, दोनों एक ही माँ बाप का बच्चा रहता है, ठीक है, लेकिन एक संपन्न में दिया जाता है, एक संपन्न परिवार को पालने के लिए दिया जाता है, और एक निर्धन परिवार को पालने के लिए दिया जाता है। निर्धन परिवार का जो बच्चा होता है उसको उतनी समझदारी नहीं होती है, उतना अपना समायोजन नहीं कर पाता है, उतना अपना व्यवहार नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। और जो संपन्न परिवार का बच्चा है वो क्या करता है, अच्छे से बोलना, बतियाना, व्यवहार करना और अच्छे तरीके से हर चीज सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये
जो ह्यूमन और फीमेन थे, इन्होंने जुड़वा बच्चों पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अब आइए। देखिए, आनुवंशिकता के नियम का महत्व क्या है। देखिए, 3 तरह का आनुवंशिकता होता है, एक समानता का नियम, एक भिन्नता का नियम, एक प्रतिगमन का नियम, जो कि मैंने तीनों बता दिया आपको। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। समानता का नियम कि हर बच्चे एक समान है, सबको हमको एक जैसा समझना है। ठीक है, वो होता है समानता का नियम। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको एक जैसा समझना है, समवयसी शिक्षा। ठीक है, ये समानता का नियम। भिन्नता का नियम कि हर बच्चे एक दूसरे में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भिन्न है, लेकिन आपको उसके साथ भेदभाव नहीं करना है एज ए टीचर होने के नाते। ठीक है, और उसके भिन्नता को ध्यान में रख के उन सभी बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना है, शिक्षा देना है। ठीक है, वो भिन्नता का नियम होता है। और प्रतिगमन का सिद्धांत होता है कि बच्चे जरूरी नहीं है कि वो अपने पीढ़ियों पर गए हों, उसके वो अपने माता पिता पर गए हों। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे माता पिता इंजीनियर या डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, तुम इतना बेवकूफ पागल कैसे हो गया। ठीक है ना, ये प्रतिगमन का सिद्धांत है। ये टीचर के अंदर इस तरीके का व्यवहार रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कभी भी आप समाज में ये नहीं कर सकते कि इसका बेटा इतना बहुत ज्यादा तेज है तो ये इस तरीके का कैसे हो गया, यानी कि ये उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना, ये प्रतिगमन का नियम कहता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्व का समान महत्व है, किसी एक तत्व को प्रधानता नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब यह है कि इस टॉपिक से हमें यह पता चलता है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के विकास में, और दोनों में से किसी को नकारा नहीं जा सकता, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब है आनुवंशिकता ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बच्चे का विकास होगा, और वातावरण ज़्यादा अच्छा दिया जाएगा तो ज़्यादा बच्चे का विकास होगा। दोनों अपना अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दोनों को बैलेंस में रखने की जरूरत है, और दोनों को बैलेंस में रख के शिक्षा को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा टॉपिक आज का यही समाप्त होता है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, और मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा फ्रेंड। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।